हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं हाउ इस्लाम केम टू इंडिया, फुल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री स्टोन एज टू अलमी दीनी मरकज। तो आज की वीडियो हमारे लिए काफी खास होने वाली है। इंडिया के अंदर इस्लाम कैसे आया, मतलब इस्लाम कैसे आया, ये तो हमने बहुत सारी वीडियोस के अंदर ऑलरेडी पहले देख चुके हैं हम लोग, बट इंडिया में कैसे आया, क्या उसका मतलब इनिशियल स्टेज थी और आज की शायद क्या स्टेज है, शायद ये भी इस बारे में बात होगी। लेट्स सी वीडियो में क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। हिंदुस्तान, जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, आज से हजारों साल पहले, जब ना हिंदुस्तान था, ना कोई बादशाहत, ना बड़े शहर, ना अजीम किले, तब इस सरजमीन पर जंगलात थे, दरिया बहते थे और इंसान पत्थरों से शिकार किया करते थे। ये स्टोन एज था। वक्त गुजरता गया और तकरीबन 3300 कबले मसीह में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसी अजीम तहजीबें उभरी। सीधी सड़कें, बाजार, पानी का निजाम और बड़े शहर। ये लोग तिजारत करते थे और अपने वक्त से बहुत आगे थे। फिर 1500 कबले मसीह के आसपास आर्या हिंदुस्तान आए। वो अपने साथ नई जबानें, वेद और जात पात का निजाम लाए। बरहमन, कश्तरी, वेश और शौदर। आहिस्ता आहिस्ता यही निजाम हिंदुस्तानी मुआशरे की बुनियाद बन गया। मगर इसी जमीन पर रूहानियत भी बढ़ी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है हमारा हिस्ट्री का कोई चैप्टर चल रहा है। गंगा को मुकद्दस माना जाता और बड़े बड़े मंदिरों में पूजा होती। फिर महात्मा बुद्ध और महावीर आए। उन्होंने अमन, सादगी और अदम तशद्दुद की तालीम दी। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़ी सल्तनत कायम की और अशोका कलंगी की खूनरेज जंग के बाद बुद्ध मत की तरफ आ गया। उसने सड़कें, सुतून और बुद्ध खानकाहें बनवाई। वक्त गुजरता गया, राजपूत ताकतवर हुए। उनके किले, तलवारें और जंगी रिवायात मशहूर हुई। जनूब में चोला सल्तनत समुद्री तिजारत पर राज करती थी। हिंदुस्तानी मसाले, रेशम और कपड़े दुनिया भर में जाने लगे। हिंदुस्तान अब सिर्फ एक जमीन नहीं था, ये तहजीबों, मज़ाहिब और सकाफतों का मरकज बन चुका था। कहीं मंदिरों की घंटियां बजती, कहीं बुद्ध खानकाहों में खामोशी होती। और इसी दौरान अरब ताजिर हिंदुस्तान के साहलों तक पहुंचने लगे। वो यहाँ की दौलत, मसाले और बाजार देखकर हैरान रह जाते, मगर उन्हें अभी मालूम नहीं था कि जल्द इसी सरजमीन पर इस्लाम कदम रखने वाला है और हिंदुस्तान की तारीख हमेशा के लिए बदल जाएगी। 7वीं सदी ईस्वी। अरब के सहरा खामोश नहीं रहे थे। मक्का और मदीना से उठने वाली एक आवाज तेजी से दुनिया में फैल रही थी। इस्लाम ये सिर्फ एक मजहब नहीं था, ये एक नई सोच थी, एक नई तहजीब जो इंसानों को बराबर समझती थी। जहां गुलाम और बादशाह एक ही सफ में खड़े हो सकते थे। चंद ही दहाइयों में इस्लाम अरब से निकलकर फारिस, शाम, मिस्र और वसत एशिया तक पहुंच चुका था। और फिर अरब ताजरों की नजरें दोबारा एक कदीम सरजमीन की तरफ गई। हिंदुस्तान, वो सरजमीन जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी। इस वक्त हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बड़े तिजारती मराकज में शुमार होता था। मिलाबार के साहिल, गुजरात की बंदरगाहें और सिंध के रास्ते दुनिया भर के ताजरों से भरे रहते थे। हिंदुस्तान के बाजारों में काली मिर्च, दारचीनी, लौंग, रेशम, अतर, हेरे और कीमती कपड़े फरोख्त होते थे। अरब ताजिर महीनों समंदर का सफर करते, रातों में सितारों के जरिए रास्ता ढूंढते, बड़े तूफानों और खतरनाक लहरों से लड़ते हुए आखिरकार हिंदुस्तान के साहिलों तक पहुंच गए। जब उनके बड़े बादबानी जहाज मिलाबार के साहिल पर लंगर अंदाज होते, तो मकामी लोग हैरत से उन्हें देखते। अरबी लिबास, पगड़ियां, ऊंटों पर लदा सामान और मुख्तलिफ जबान, ये सब हिंदुस्तानियों के लिए नया था। मगर एक चीज उन्हें सबसे मुख्तलिफ बनाती थी, उनका किरदार। वो तिजारत में झूठ नहीं बोलते थे, नाप तोल में धोखा नहीं देते थे, वादा पूरा करते थे और गरीबों के साथ इज्जत से पेश आते थे। हिंदुस्तान के लोग पहली बार ऐसे ताजरों को देख रहे थे। वो आपस में ट्रेड करते थे ना, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे। मकामी लोगों के दरमियान ताल्लुकात बढ़ने लगे, बाजारों में दोस्ती हुई, कारोबार बढ़ा और फिर कुछ अरब ताजिर हिंदुस्तान में ही आबाद हो गए। उन्होंने मकामी खानदानों में शादियां की और साहिली इलाकों में छोटी मुस्लिम बस्तियां बनने लगी। रात के वक्त समंदर के किनारे छोटी मसाजिद में चराग जलते
और पहली बार हिंदुस्तान की फिजा में अजान की आवाज गूंजने अच्छा, लगी। कहा जाता है ओके। कि केरला के साहिल पर हिंदुस्तान की पहली मस्जिद केरला शेरमान जुमा में? मस्जिद इसी इब्तिदाई दौर में तामीर ओके। हुई। ये एक ऐसा लम्हा ये था हमें नहीं जब पता था। इस्लाम पहली बार हाँ। पहली हिंदुस्तान मस्जिद की केरला जमीन में पर बनी। मुस्तकिल तौर पर कदम जमा रहा था। और यहाँ मगर के पहले उन्होंने इस्लाम शादी सिर्फ करी, इबादत के सेटल जरिए हुए। नहीं फैल रहा हाँ। था, बल्कि अखलाक के जरिए। इस वक्त हिंदुस्तान में जात पात का निजाम बहुत सख्त था। ऊंची जात वाले अलग रहते हाँ। और निचली जात के लोगों को हकीर हाँ समझा यार जाता। वो तो सच है, उस टाइम पे कुछ ऐसा लोगों था। को मंदिरों में दाखिल होने तक की इजाजत नहीं थी। नहीं थी। हाँ। मगर मुसलमान ताजिरों के दरमियान लोग एक अजीब चीज देखते थे, बराबरी। नमाज में अमीर और गरीब एक साथ खड़े होते, काला और सफेद एक सफ में होते, कोई जात नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। और यही बात बहुत से लोगों के दिलों में उतरने लगी। कुछ लोग इस्लाम कबूल करने लगे, कुछ सिर्फ मुसलमानों के अखलाक से मुतासिर होते और कुछ हैरत से इस नए दीन को देखते रहते। मगर यह सिर्फ आगाज था, क्योंकि इस्लाम अभी सिर्फ साहिलों तक महदूद था। हिंदुस्तान के अंदरूनी इलाकों में अब भी बड़ी हिंदू और बुद्ध सल्तनतें कायम थीं। राजे महाराजे हुकूमत करते थे, मंदिर सोने से भरे हुए थे और ताकतवर किले मैदानों और पहाड़ों पर खड़े थे। इसी दौरान अरब दुनिया में एक नई ताकत उभर रही थी, उमायद अमवी खिलाफत। खिलाफत। और इस खिलाफत के एक ताकतवर गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ की नजरें सिंध की तरफ उठने लगी। कहा जाता है कि अरब ताजिरों के एक जहाज पर हमला हुआ, औरतों और बच्चों को कैद कर लिया गया और मदद की पुकार इराक तक पहुंची। हज्जाज गुस्से में आ गया। उसने सिंध के हुक्मरान राजा दाहिर से मुतालबा किया कि कैदियों को आजाद किया जाए, मगर हालात जंग की तरफ बढ़ने लगे। और फिर तारीख ने एक नौजवान सिपा सालार का नाम सुना, सिर्फ 17 साल की उम्र, मगर आंखों में अज़्म, हाथ में तलवार और दिल में इस्लाम का जज्बा। मोहम्मद बिन कासिम, वो नौजवान जो जल्द सिंध की सरजमीन पर कदम रखने वाला था और जिसके साथ हिंदुस्तान की तारीख का एक नया बाब शुरू होने वाला था। मोहम्मद बिन कासिम एक अजीम लश्कर के साथ रवाना हुआ। घोड़े, ऊंट, मंजनीके और हजारों सिपाही। सहरा के तवील सफर के बाद वो सिंध की सरजमीन के करीब पहुंचे। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये दो तहजीबों का सामना था। एक तरफ अरब दुनिया और दूसरी तरफ कदीम हिंदुस्तान। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले देवल की बंदरगाह का रुख किया। यह सिंध का अहम तिजारती शहर था। ऊंचे मंदिर, मजबूत दीवारें और समंदर के किनारे आबाद एक मसरूफ शहर। जंग शुरू हुई, मंजनीकों से पत्थर बरसने लगे, तीर हवा में उड़ने लगे और कई दिनों की लड़ाई के बाद देवल फतह हो गया। फिर मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ते गए। नीरून, सेवस्तान और दूसरे इलाके आहिस्ता आहिस्ता उनके कंट्रोल में आने लगे, मगर असल मुकाबला अभी बाकी था। राजा दाहिर अपनी अजीम फौज के साथ मैदान में उतरा। हाथियों पर सजे सिपाही, चमकती हुई तलवारें और जंगी नकारे। पूरा मैदान जंग की आवाजों से गूंज उठा। मोहम्मद बिन कासिम की फौज तादाद में कम थी, मगर नज्म, रफ्तार और हिकमत अमली में मजबूत थी। फिर फैसलाकुन जंग शुरू हुई। रेत उड़ रही थी, घोड़े दौड़ रहे थे, तीरों की बारिश हो रही थी और दरमियान मैदान में राजा दाहिर अपने हाथी पर खड़ा लड़ रहा था। आखिरकार जंग का रुख बदल गया। राजा दाहिर मारा गया और सिंध अरबों के कंट्रोल में आ गया। ये एक तारीखी लम्हा था, क्योंकि पहली मोहम्मद बिन बार कासिम ने मार इस्लामी दिया हुकूमत उनको। ने हिंदुस्तान की कितनी सरजमीन young age में। पर कदम जमा लिया। मगर मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ जंगजू नहीं था, वो इंतजाम चलाना भी जानता था। अमेजिंग। उसने कई मकामी लोगों को अमान दी। मंदिर तबाह करने के बजाय कई जगहों पर लोगों को अपने मजहब पर रहने दिया। तिजारत दोबारा बहाल की और नए निज़ाम कायम किए। इसी दौरान बहुत से लोग मुसलमानों के इखलाक, बराबरी और इंसाफ से मुतासिर होने लगे। कुछ ने इस्लाम कबूल किया और कुछ ने मुसलमानों के साथ रहना शुरू किया। अच्छा। मगर मोहम्मद बिन आसिम की कामयाबी ज्यादा देर कायम ना रह सकी। अरब सियासत बदलने लगी। हज्जाज बिन यूसुफ का इंतकाल हो गया और खिलाफत में नए हुक्मरान आ गए। कौन? फिर अचानक मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाने का हुक्म आया। वो नौजवान फातिह जिसने सिर्फ 17 साल की उम्र में सिंध फतह किया था, खामोशी से वापस चला गया और कुछ ही अरसे बाद उसकी मौत की खबर फैल अच्छा। गई। मगर उसके साथ आने वाला इस्लाम अब वापस नहीं जाने वाला था, क्योंकि सिंध की सरजमीन पर
एक नई Obviously. तारीख शुरू हो चुकी हाँ थी। सिंध की फतह के बाद हिंदुस्तान के नक्शे पर एक नई हकीकत उभर चुकी थी। मगर ये सिर्फ एक फौजी फतह नहीं थी, ये एक नया दौर का आगाज था, जहां ताकत के साथ साथ अदल और अखलाक भी लोगों के दिल बदलने लगा। मोहम्मद बिन कासिम के बाद इस्लामी असरात आहिस्ता आहिस्ता अंदरूनी हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने लगे, मगर ये फैलाव तलवार से ज्यादा दिलों से हो रहा था। वक्त के साथ साथ अरब ताजिर जो पहले साहिलों तक महदूद थे, अब अंदरूनी शहरों तक पहुंचने लगे। गुजरात, सिंध, मुल्तान और दिल्ली के रास्ते तिजारत बढ़ने लगी। बाजार पहले से ज्यादा जिंदा हो गए। लोग देख रहे थे कि मुसलमान ताजिर झूठ नहीं बोलते, नाप तोल में इंसाफ करते हैं और गरीबों के साथ नरमी रखते हैं। इसी दौरान एक और बड़ी ताकत सामने आई, सूफी बुजुर्ग। ये वो लोग थे जो दुनिया से दूर रहकर अच्छा, धीरे अल्लाह धीरे की सारी इबादत और कम्युनिटीज इंसानियत की खिदमत करते थे। उनकी कितनी वो सारी मोहल्लों में नहीं जाते थे, कम्युनिटीज हैं बल्कि उनके गांव अंदर। गांव इस्लाम में और काफी जंगलों सारी तक जाते थे। ग्रुप्स, कितने वो सारे ना ग्रुप्स बादशाह आने थे, लगे। ना सिपह सालार, मगर उनकी जबान में सच्चाई थी और उनके किरदार में सुकून। सूफीज। वो लोगों को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाते थे, बल्कि अपने अखलाक से मुतासिर करते थे। वो भूखे को खाना जिनको हम देते, साधु कहते हैं गरीब के साथ हिंदी में। बैठते और हर इंसान को बराबर समझते। अच्छा, इसीलिए हिंदुस्तान के आम लोगों के दिल आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की तरफ माइल होने लगे, क्योंकि इस वक्त जात पात का निजाम बहुत सख्त था। कुछ लोग आला हिंदुइज्म जात में बहुत कहलाते ज्यादा थे कास्ट सिस्टम और चल कुछ रही को थी उस हकीर टाइम। समझा जाता था, मगर इस्लाम कहता Equality था पर। सब Equality। इंसान बराबर है। ये बात आम लोगों के दिल को छूने लगी। वक्त गुजरता गया और फिर हिंदुस्तान में बड़ी मुस्लिम सल्तनतें कायम होने लगी। गजनवी, गजनवी। गौरी और फिर दिल्ली सल्तनत, ओह। कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्ततमश, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ये खिलजी, बादशाह ओके। सिर्फ जंगजू नहीं थे, बल्कि उन्होंने नए शहर बसाए, मसाजिद तामीर की और एक नया इंतजामी निजाम कायम किया। दिल्ली एक ताकतवर मरकज बन गया और हिंदुस्तान की सियासत बदलने लगी। इसके बाद मुगल दौर आया, बाबर, बाबर, हुमायूं हुमायूं, और फिर अकबर। अकबर ने बहुत बड़ा हिंदुस्तानी सल्तनती निजाम बनाया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग साथ रहते थे। आगरा, फतेहपुर सीकरी और दिल्ली इल्म, फन और तामीरात के अजीम मराकज़ बन गए। ताजमहल जैसे अजूबे इस दौर की यादगार है। मगर इन सब तब्दीलियों के दरमियान इस्लाम का असल फैलाव अब भी सूफियों और अवामी राब्ते से जारी था, क्योंकि लोग तलवार को भूल सकते हैं मगर अखलाक को नहीं। आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलमान आबादी बढ़ने लगी, मसाजिद कायम हुई, मदरसे बने और इल्म फैलने लगा। मगर ये सब एक लंबे तारीखी सफ़र का हिस्सा था जो आज भी जारी है, क्योंकि हिंदुस्तान में इस्लाम की कहानी सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि एक तहजीबों के मिलाप की दास्तान है। हिंदुस्तान अब एक नए दौर में दाखिल हो चुका था, एक ऐसा दौर जहां सल्तनतें भी थी और इल्म भी, फन भी था और ताकत भी। और इस सब के दरमियान मुगलिया सल्तनत ने एक नई तारीख रकम की। ये वो वक्त था जब बाबर ने पानीपत Battle की of जंग के पानीपत हुई बाद थी, okay. हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, और फिर हुमायूं के बाद अकबर ने इस सल्तनत को एक नई शक्ल दी। अकबर का दौर सिर्फ जंगों का दौर नहीं था, ये एक हाँ, बड़े अकबर ने तो इंतजामी काफी निजाम लॉन्ग का टाइम तक आगाज दिल्ली था, में राज की। जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक ही सल्तनत में रह सकते थे। अकबर ने कई इलाकों में अमन कायम किया, रास्ते महफूज किए पर और इनके राज में तिजारत को बहुत सारी फरोग दिया। वॉर्स भी हुई हैं। इसी दौर में बहुत। आगरा, दिल्ली और फतेहपुर सीकरी अजीम शहरों में बदल गए। महल्लात, मसाजिद और दरबार एक नई तहजीब की तस्वीर पेश कर रहे थे। फन तामीर अपनी इंतहा को पहुंचा और इसी दौर की यादगार ताजमहल आज भी दुनिया को हैरान करता है। लेकिन मुगलिया दौर सिर्फ महलों और जंगों का नाम नहीं था, ये इल्म का दौर भी था। मदरसे, कुतुब खाने और उलमा की मजलिसें पूरे हिंदुस्तान में फैल गईं। कुरान, हदीस, रियाजी, फल्कियात और फलसफा सब पढ़ाया जाता था। दिल्ली और लखनऊ जैसे शहर इल्म के मराकज़ बन गए। मगर उसी दौर दिल्ली और में लखनऊ। एक और हकीकत भी साथ चल रही थी। इस्लाम सिर्फ सल्तनत के जरिए नहीं फैल रहा था, बल्कि अवाम के दरमियान सूफियाई कराम के जरिए भी फैल रहा था। ये सूफी मोहल्लों में नहीं रहते थे, बल्कि गांव-गांव और आम लोगों के दरमियान जाते थे। वो हाँ, ना उनको ताकत समझाते दिखाते होंगे थे, ना। ना हुकूमत मांगते थे।
वो सिर्फ मोहब्बत, अखलाक और इंसानियत का दर्स देते थे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन औलिया और दीगर बुजुर्गान ये भारत के I think मुख्तलिफ हिस्सों में उनको पैसे लोगों वगैरह के दे दिलों रहे को थे ना? बदल रहे थे। इनकी गरीबों खानकाहों में अमीर और गरीब एक साथ बैठते थे, कोई फर्क नहीं होता था, और यही चीज आम लोगों को इस्लाम के करीब ले आई। क्योंकि इस ऑब्वियसली वक्त यार उनको अच्छा माशरे में लगेगा, एक तबकाती जगह उनको फर्क पूछा भी बहुत नहीं जा रहा गहरा और था। दूसरे लोग उनको मगर इक्वल ट्रीट इस्लाम कर रहे हैं। बराबरी का पैगाम दे रहा था। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन के बाद तो मस्जिदें ऑब्वियसली भी बात बनी, है, अगर आपको मदरसे कोई भी, इतना ज्यादा और इल्म भी रिस्पेक्ट फैला। दे रहा है तो आप लेकिन आओगे ही साथ फिर। ही हिंदुस्तान में मुख्तलिफ सकाफतें भी आपस में मिलने लगी। मौसीकी, और no फन, doubt ज़बान principles, और disciples रहन-सहन सारे अच्छे एक थे उस नई टाइम पे। मुश्तरका तहजीब बनने लगी। उर्दू जबान भी उसी दौर में परवान हाँ। चढ़ी, जो मुख्तलिफ जबानों सूफी का म्यूजिक उस इम्तिजाज टाइम पर थी। आया। वक्त गुजरता गया और औरंगजेब मुगलिया death। सल्तनत कमजोर होने लगी। अंदरूनी झगड़े और बैरूनी हमले इस अजीम सल्तनत को कमजोर करते गए, और ब्रिटिश फिर आए। यूरोपीय ताकतें, खास तौर पर सूरत अंग्रेज, गुजरात। तिजारत के बहाने हिंदुस्तान में दाखिल होने लगे। मगर उनका असल मकसद आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होने लगा। वो सिर्फ ताजिर नहीं थे, बल्कि एक नई ताकत थे जो आने वाले वक्त में पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाली थी। 17वीं और 18वीं सदी मुगलिया सल्तनत अब कमजोर हो रही थी। दिल्ली के दरबार में पहले जैसा रोल हाँ, बाकी क्योंकि नहीं यहाँ रहा था। पर बहुत सारी और शहजादों के अदर दरमियान कम्युनिटीज झगड़े भी बढ़ चुके पावरफुल थे हो गई थी। और सूबे आहिस्ता आहिस्ता खुद मुख्तार होने मराठीज लगे थे। बहुत ज्यादा इसी पावरफुल हो कमजोरी गए के थे। वक्त यूरोप से एक नई ताकत हिंदुस्तान के साहिलों पर उतर रही थी। अंग्रेज, पहले वो सिर्फ ताजिर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से वो कपड़ा, मसाले और दीगर अशिया खरीदने आए थे। मगर तिजारत के पर्दे के पीछे एक बड़ा मंसूबा छुपा हुआ था। रफ्ता रफ्ता उन्होंने साहिली इलाकों में किले बनाना शुरू किए, फिर फौजें, फिर सियासी असर और रसूख, और देखते ही देखते वो सिर्फ ताजिर नहीं रहे बल्कि हुक्मरान बनने लगे। बंगाल, मद्रास, बंबई और फिर दिल्ली तक इनकी ताकत बंगाल फैलने और लगी। मद्रास तो इसी इनका मेन ही दौरान था। मुसलमान रियासतें भी कमजोर हो रही थी। मुगलिया सल्तनत टूट रही थी और मकामी हुक्मरान एक दूसरे से लड़ रहे थे। ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान एक बड़े सियासी बुहरान में दाखिल हो चुका था। 1857 का साल तारीख का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। ये पहली बड़ी बगावत थी जिसे हिंदुस्तानी तारीख में जंग आज़ादी 1857 कहा जाता है। Yes। सिपाहियों ने बगावत की, अवाम ने साथ दिया और दिल्ली एक बार फिर मरकज बन गई। मगर ये बगावत कामयाब ना हो सकी। अंग्रेजों ने सख्ती से उसे कुचल दिया और उसके बाद मुगल सल्तनत का मुकम्मल खात्मा हो गया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जलावतन कर दिए गए। ये एक तारीखी जवाल था, एक अजीम तहजीब का इख्तिताम। उसके बाद पूरा हिंदुस्तान बरतानवी सल्तनत के तहत आ उनके गया। अंडर था। अंग्रेजों ने नए कवानीन बनाए, नया निजाम लाया और वसाइल पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। इस दौर में मुसलमान सबसे ज्यादा मुतासिर हुए क्योंकि उन्होंने पहले सल्तनत खोई और फिर ताकत भी। बहुत से उलमा, खानकाहों और दीनी मराकिज ने लोगों की रहनुमाई जारी रखी। मुसलमानों ने तालीम और दीनी शनाख्त को बचाने की कोशिश की। मदरसे दोबारा फाल हुए और दीनी तहरीकें शुरू हुई। इसी दौरान हिंदुस्तान में आज़ादी की तहरीक भी जोर पकड़ने लगी। हर मजहब और हर तबके के लोग अंग्रेजों के खिलाफ मुत्तहिद होने लगे। ये एक नया दौर था जहां गुलामी के खिलाफ आवाजें उठ रही थीं और आज़ादी का ख्वाब दिलों में जिंदा हो रहा था। मगर ये सफर अभी मुकम्मल नहीं हुआ था क्योंकि हिंदुस्तान की तकसीम और एक नए मुल्क का क़याम अभी बाकी था। 20वीं सदी हिंदुस्तान अब एक नए दौर में दाखिल हो चुका था। अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की तहरीक जोर पकड़ रही थी। हर शहर, हर गांव, हर दिल में एक ही सवाल था, आज़ादी कब मिलेगी? I think ये मुसलमान, 1947 हिंदू, का टाइम सिख सब मिलकर अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। जलसे, जुलूस, तहरीकें और कुर्बानियां पूरे हिंदुस्तान को हिला रही थी। आखिरकार 1947 का साल आया और बरतानवी सल्तनत ने ऐलान किया कि हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा। मगर ये आज़ादी एक साथ नहीं मिली, ये दो हिस्सों में बट गई। एक नया मुल्क पाकिस्तान और दूसरा इंडिया। ये तकसीम सिर्फ नक्शे की तब्दीली नहीं थी, ये एक ऐसा सानिहा था जिसने लाखों दिलों को तोड़ दिया। सरहदें खिंच गईं, गांव बट गए, खानदान अलग हो गए, लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। रेलगाड़ियां लाशों से भरने लगी, सड़कें हिजरत करने वालों से भर गई। ये तारीख का एक दर्दनाक बाब था जहां खुशी के साथ साथ बहुत ज्यादा दुख भी शामिल था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान सच में यार। दोनों ने
एक नए सफर का आगाज किया। नए आईन, नई हुकूमतें और नई उम्मीदें। मगर पुरानी यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा ताजा है। इस्लाम जो सदियों पहले अरब से आया था, अब एक बड़े खित्ते में फैल चुका था और करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। हिंदुस्तान में आज भी मसाजिद खड़ी हैं, मदरसे कायम हैं और मुसलमान अपनी सकाफत के साथ मौजूद हैं। साथ ही ये मुल्क मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफतों का मरकज़ भी है, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि ये हमेशा से तहजीबों का मिलाप रहा है। स्टोन एज से लेकर इंडस वैली, राजे महाराजे, सूफिया, सल्तनतें, मुगलिया दौर और आज़ादी तक ये सरजमीन हमेशा बदलती रही है, मगर एक चीज़ हमेशा रही, यहाँ की तारीख, जहाँ हर दौर ने एक नई कहानी लिखी और इस्लाम की आमद ने इस कहानी में एक नया बाब शामिल किया जो आज भी जारी है। तारीख हमें ये सिखाती है कि ताकत और सल्तनतें खत्म हो जाती हैं, मगर सच्चा ईमान, अच्छा अखलाक और अल्लाह का दीन हमेशा बाकी रहता है। आज की जो वीडियो थी वो इतनी अच्छी और इतनी इन्फॉर्मेटिव थी ना, मतलब जब स्टार्ट हुई सीरियसली पहले तो मुझे ऐसा लगा जैसे हमने हिस्ट्री का कोई चैप्टर स्टार्ट किया हो, बट पहले हमने पढ़ा था, अब हम सिर्फ उसके विजुअल्स देख रहे हैं। वो देख के इतना अच्छा लग रहा था, बट जैसे ही वो आगे आगे बढ़ते गए उन्होंने बताया कि कैसे मतलब कौन कौन से पहले इरा चल रहे थे, फिर उसके बाद कैसे जो अरब हैं वो हिंदुस्तान के अंदर आए, और बात करते करते जब हम 1947 तक आए ना यार, मतलब तब तक हम बहुत आराम से सुन रहे थे, बट उस टाइम पे ऐसे रोंगटे खड़े हुए थे ये सुन के कि यार मतलब जैसे उन्होंने वो 2 ट्रेन दिखाई थी और उसमें उन्होंने बोला कि कितनी लाशें उठी हैं। ये सारी स्टोरियां हमने अपने बड़ों से सुनी हुई हैं कि मतलब उस टाइम पे कैसा हुआ था। आज भी वो टाइम याद करते हैं कि शायद हम सब एक होते अगर ब्रिटिशर्स ना आते। वो सारी बातें जब मैं देख रही थी ना, मतलब विजुअल्स, तो उस टाइम पे सच में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, बट वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव थी यार। ये आई थिंक पूरी वीडियो के दौरान हमें ऐसा वाकई में लग रहा था कि यार ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, हम जानते हैं इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि वो सारी चीजें रिकॉल हो रही थी कि मुगल्स कैसे आए, सूफी कैसे आए, अरबी कैसे आए। वो सारी चीजों ने हमें इतना ज्यादा इंस्पायर किया ना, मतलब ये वीडियो कब ये कुछ मिनट निकल गए हमें पता ही नहीं चला। और वाकई में मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानकर हमें इतनी ज्यादा हैरानगी हुई कि इस कैरेक्टर के बारे में हमने अभी तक जाना क्यों नहीं था। इतनी छोटी सी उम्र में, मतलब 17 साल की उम्र में एक बच्चे को होश नहीं होती कि उसे लाइफ में करना क्या है, फ्यूचर में बनना क्या है, और इस एज के अंदर उन्होंने इतनी बड़ी वॉर्स लड़ी और जीती भी। मतलब इतने बड़े राजा के साथ उन्होंने उन राजा को हराया और उसके बाद अपनी राजगद्दी, अपना पूरा शासन छोड़ देना इतनी यंग एज के अंदर एक बहुत बड़ी बात होती है। और एक्चुअली में बहुत सारी चीजें हमें इस वीडियो के दौरान पता चली कि सबसे पहली जो मस्जिद थी वो केरल में बनी। सो आई थिंक ये सारी चीजें हमारे लिए इतनी ज्यादा स्पेशल थी, इतनी ज्यादा नॉलेजेबल थी ये वीडियो। हमें तो बहुत पसंद आई। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।